अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, सियासत पर तो हम रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक आम आवाम से है, हमसे है, आप सब से है, और वो है मईशत। नाज़रीन, हुकूमत ने मिनी बजट लाने का फैसला कर लिया है जिसमें 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी, यानी आवाम पर 350 अरब का मजीद बोझ डालने जा रही है गवर्नमेंट। अब किन किन शोबों में किन किन अशिया पर टैक्स लगेगा, इसकी भी कुछ डिटेल्स आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ओपोजिशन इस पर बड़ी तनकीद कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि मिनी बजट के हवाले से वो कह रहे हैं कि मिनी बजट का आना, पास होना कौमी खुदकुशी होगी। तो आवाम के लिए क्या मजीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं, अब क्या मजीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान किया जा रहा है। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। हमने देखा कि KPK के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। आज पंजाब के अंदर भी इसका बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए और इसका आगाज कर दिया गया। एहसास कफालत प्रोग्राम है, एहसास राशन प्रोग्राम है। तो क्या ये महंगाई को काउंटर कर सकेंगे? ये कितना मौसर है? सारे मामलात पर आज हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अशफाक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मिनी बजट लाया जा रहा है, इस पर प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ये कह रही है कि नॉन फूड आइटम्स पर लगाया जा रहा है, लेकिन जाहिर है जब पेट्रोल महंगा होगा कि दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो महंगी होंगी, फूड आइटम्स पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो हुकूमत का ये कहना कितना हद तक दुरुस्त है कि इसका खास फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर मुतवस्सित तबके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है शायद ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है, मगर हुकूमत का ये कहना बज़ाहिरन तो नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा ना हो कि महंगाई भी बढ़े, टैक्सेस भी बढ़े और आवाम पे असरात ना हो। इस वक्त थोड़े बहुत आपने जो असरात देखे हैं उसकी असरात काफ़ी आवाम पे आए हैं और आम आवाम पे आए हैं। मेरा ख्याल है अशराफिया है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं आप बैठे हुए हैं हमें शायद इतना इम्पेक्ट ना पड़े, मगर जो एक निचला तबका है उनको ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ कब अलाव की एक मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि 1.5% आपका शरह सूद में पॉलिसी रेट में इजाफा होगा। जब ये पॉलिसी रेट में आप इजाफा करते हैं तो वो भी एक इंटरेस्ट रेट आपका जब बढ़ेगा तो अफरात दर में इजाफा करता है, उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। फिर टैक्सेस जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो ऑब्वियसली किस पे लगेंगे? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस स्पेशली सेल्स टैक्स लगा आप हटा देते हैं या कस्टम ड्यूटी लेवी कर देते हैं। हाँ। बिल्कुल सही कही है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि अगर वो सिर्फ लग्जोरियस गुड पे है या नॉन एसेंशियल जिसको हम कहते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ों पे अगर है तो कोई बात नहीं है, मगर अगर मुझे ये कोई कहे कि जी मुझे टैरिफ में हर महीने एडजस्टमेंट चाहिए 3 या 4 रुपए पर यूनिट की, या मे बी 2 रुपए या 1 रुपया इवन में समझ तो गैर जरूरी किधर है? पेट्रोल पर है, LPG, कॉपियां, पेंसिल, जराई ट्रैक्टर पर है, बच्चों के फार्मूला दूध पर है। ये तो सर रोजमर्रा के कपड़ों पे है। के कपड़े तक नहीं छोड़े सर, साइकिल तक नहीं छोड़ी। जी अब आ जाएंगे ना वो सारी डिटेल अगर आ जाती है। हाँ। तो मेरा ख्याल है उसके बाद वो ऑथेंटिक जब तक ना आए तो हम उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकते, मगर मैं जो समझ रहा हूँ कि जो भी आप कहेंगे, पहले तो पेट्रोल पे अगर आपने हटा दिया तो उसका मतलब है कि आपने मेरा ख्याल है वहीं महंगाई की एक बेस तो बढ़ा दी है। बिल्कुल। और दूसरा मसला हमारी मईशत का ये हो गया है कि हमारा सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है वो है आपकी डीवैल्यूएशन का। इसके ऊपर मेरा ख्याल है तस्करा नहीं करते लोग, मगर डीवैल्यूएशन जो सबसे ज्यादा आपको किल कर रही है, जो आप जिस तरीके से रुपये अपनी कदर खो रहा है वो मेरा ख्याल है ये इसकी नज़ीर पहले कहीं नहीं मिलती हमें। और जिस तरीके से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जिस तरीके से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं, और जब शुरू में आए थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने जो बात की थी मैं मिनोन उसको मैं तस्लीम करता हूँ, 3 साल से मैं उसी को प्रोपोगेट करता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही थी कि शरह सूद में ज़्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए, कम होनी चाहिए, और आपकी जो पैरिटी है डीवैल्यूएशन इतनी नहीं होनी चाहिए, और यही पाकिस्तान की रेसिपी है मईशत की।
सही। अच्छा एहतशाम साहब, गवर्नमेंट तो कह रही है, बल्कि खान साहब कल ही कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और 3 से 4 महीनों तक हम महंगाई में कमी ले आएंगे। तो सर ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है कि कोई रिलीफ दिया जाए? सोनिया, माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब, इशफाक साहब जब ये कहते हैं ना कि जी महंगाई दुनिया में है फिर भी पाकिस्तान सस्ता तरीन है, तो लगता है कि ये छेड़ने वाली बात है आम आदमी को भी, हर आदमी को भी। देखिए सवाल बड़ा अहम है, महंगाई तो अपनी जगह है, उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन जो शुरू में इशफाक साहब ने बात की थी ना, देखिए अब मिनी बजट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें सोनिया इस तरह सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने कोई अपनी होम ग्रोन इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई, कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। फिर अब बार बार बात आती है कि वर्ल्ड IMF के पास 1 साल के बाद गए, वहाँ पे सख्त कड़ी शराइत का सामना करना पड़ा। अब नतीजतन हुकूमत के पास इशफाक साहब मुझे लगता है फॉल बैक करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं 2 दिन पहले 4.5 रुपये यूनिट बिजली फिर बढ़ा दी गई है, और जिसको कहना चाहिए कि जी जब भी बढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि जी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई आप पहले ही आप विड्रॉ कर चुके हैं, 300 से 200 पे ले आए पर यूनिट के हिसाब से, 300 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो आप ये करना था आपने, 300 यूनिट जिसने बिजली इस्तेमाल करनी थी उसको भी आप नीचे ले आए। अब सवाल इस वक्त ये है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त सामने आते चला जा रहा है और हर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी जो है ना वो नोज डाइव जिसको कहते हैं नीचे से नीचे चला गया। अब सवाल बड़ा इशफाक साहब अहम है कि लोग कहते हैं आमतौर पे कि जी जब आप बुरे फंस जाएं तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई सलूशन होना चाहिए। आप लोगों ने और मईशत के माहिरीन जो है उन्होंने बड़े बड़े सलूशन दिए। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत एक तो फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं, दूसरा हुकूमत जो है लोगों को देने के लिए भी इस तरह कुछ नहीं है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर कोई रिलीफ देने की बात करते हैं तो हुकूमत IMF नाराज़ होता है, टैक्सों की छूट पे हुकूमत नाराज़। एक बात पे IMF बड़ा खुश होता है, नए टैक्स लगाए जाएँ और जो है जी टैक्स को ब्रॉडन किया जाए। ये भी आप बताइएगा। दूसरा जो सबसे अहम मसला इशफाक साहब यही है कि टैक्स तो आप टैक्स के तो माहिर हैं ज़बरदस्त तरीके से। हमारा किसी हद तक तो टैक्स ब्रॉडन हुआ 6 ट्रिलियन तक चले हो जाएगा, ये अभी भी नाकाफ़ी है टैक्स टू GDP रेशियो देखते हुए। अब दुनिया जहान के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, IMF की शराइत हैं, वर्ल्ड बैंक IMF हमारे साथ बात नहीं करता जब IMF की शराइत नहीं पूरी हो, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ हमारी इकॉनमी को नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, बाहर की डिक्टेशन ख़त्म करने के लिए हमें 2-3 बड़े काम जिसको कहना चाहिए हंगामी बुनियादों पे क्या करने चाहिए? देखिए पहले तो मैं आपकी मईशत की तरफ आता हूँ, और जब आपने बात की है अफरात ज़र के ऊपर या महंगाई के ऊपर, जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जब फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, तो उसको ज़रा वो कंपेयर करते हैं कि जी ब्राज़ील में अर्जेंटाइन में 51% है, मेरा ख्याल है टर्की की वो मिसाल देते हैं 14.5% है, तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया है। मेरा ख्याल टर्की में 19.9 थी, पाकिस्तान अब आ गया है 11.3 पे, ठीक, और हमारे बाद चली आ गया 10.7 पे। मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो लोग बताते हैं वो थोड़ा सा अगर 2 कॉलम आगे बढ़ा देना कि टर्की या इन सब की $8,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम है GDP, और 14 से 20,000 या 28,000 तक इनकी परचेजिंग पावर है, जबकि हमारी 1109 है, 1400 से 1109 पे हम आए। और बांग्लादेश की $2,200 के करीब 1900 आया था फिगर 2200 का। नहीं, मैं आपको रीजन का भी दे देता हूँ। रीजन में श्रीलंका सबसे ज्यादा है आपको ये, मगर वेज रेट की अगर आप मैं बात करूँ तो मेरा $0.62 पर आवर है, जबकि जिस महंगी इकोनॉमी की प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं वो 3.46 है। तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता। अब कल फिर मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी तो मैं समझता हूँ फिर दोबारा हम कल एक बड़ा अजीब सा समा होगा, महंगाई का तूफान। 1.5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए तो इशफाक साहब, तो एक तो महंगाई नहीं होना, दूसरा आप टोटल लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई कारखाने ना लगाएं, कुछ ना हो। ये क्या आपके ख्याल में स्ट्रेटेजी है? इसमें क्या आपको लगता है? देखिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। IMF की प्लान जो होता है ना, IMF के प्लान में उनकी अपनी एक रेसिपी है। वो रेसिपी ये कहती है कि हमारे तो रेसिपी फॉर डिजास्टर ही है जी, वो जी ऑलवेज भी। मगर एक आपको पता है पिछले हुकूमत में जब यही प्रोग्राम आया था, जब डार साहब थे, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा इसको क्लिप करके रखा था। महंगाई की शरह 4% से ऊपर नहीं आया, 3% पे भी पहुंची। शरह सूद उन्होंने 5% पे रखा था, और IMF का प्रोग्राम भी चलाया, और ड्यूरिंग 3 साल के अंदर वो उन्होंने कोई जो डॉलर जो कहते हैं ना पंप इन करने, वो भी नहीं किए थे। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो फिर जाहिर बात है लोन लेके इनको पंप इन करने पड़े, और आखिरी साल में
जितने इन्होंने सीपैक के प्रोजेक्ट किए या ये जो अपना जितने पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट किए, उसके अंदर इनको काफ़ी, इनको मेरा ख्याल है लोनिंग भी लेनी पड़ी और पंपिंग भी करने पड़े। यहाँ मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि 8 सितंबर तक 3 सालों के अंदर इस हुकूमत ने $5.2 बिलियन पंपिंग भी किए हैं मार्केट में। जो पहले एक रेटोरिक था कि जी हम नहीं कर रहे और आर्टिफिशियल नहीं कंट्रोल कर रहे, तो अब ये उल्टी पड़ रही है। एक इशफाक साहब, इसी हवाले से जो नई चीज़ है ना, जो नई डेवलपमेंट है, नया फिनोमेनन इस मुल्क में बना है, हमेशा हमने देखा है इशफाक साहब कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, बाहर से पैसा आता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है बड़ी हद तक, और जिसको कहते हैं उड़ान डॉलर की कम हो जाती है। मुझे याद है $1 बिलियन 2018 के शुरू में जब सऊदी अरब ने इनकी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को दिया, 109 से 97 पे आ गया था डॉलर। अभी आप देख लें $3.2 बिलियन कैश आया जनाब इनकी तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से। IMF का $1 बिलियन ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका है, एक आध दिन में उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीट करेगा, वो मिल जाएगा। सवाल मेरा आपसे है कि परसेप्शन पे इकोनॉमी वो चलती है और ये आपका मार्केट चलती है, सेंटिमेंट्स, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ? सब कुछ होने के बावजूद डॉलर, और वो भी इंटरबैंक में आप देख लें 180 टच कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा 2 हफ्ते पीछे चले जाएं, 3 हफ्ते पीछे चले जाएं। हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बात की थी कि हमारी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको हम रीर कहते हैं, वो 163-164 रुपए है। और उनका ये कहना था, 2-3 दफा कह चुके हैं ये जाली है, ये सट्टाबाजों ने किया हुआ है। जी वही मैं आपको एक बात करने लगा था कि अब फाइनेंस मिनिस्टर खुद तो जाके कोई ऐसी चीज किसी सट्टेबाज को नहीं पकड़ेंगे ना। ये तो मैकेनिज्म स्टेट बैंक के पास होना चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म है, हुकूमत के पास होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इदारे हैं, उनको देखना चाहिए। मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना बिल्कुल बजाय है कि 163-164 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यही होना चाहिए, ठीक है। मगर अब वो ये कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई काफी है। अब नॉन एसेंशियल इंपोर्ट आपने जब की थी, इकॉनमी को जब आप ओपन अप करते हैं ना एहतशाम साहब, तो आपको बड़े कैलकुलेटेड मूव करनी पड़ती। ठीक कह रहे हैं। जब कैलकुलेटेड मूव आपने नहीं की और गाड़ियों की इंपोर्ट जब आपने अलाउ कर दी, अगर आप देखें ना, आपने टर्फ दिया, तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि यार कुछ भी हो जाए कर्ज लेके भी दे दो, ताकि मेरे मुल्क में नौकरियां बढ़ेंगी, मेरे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लोग आएंगे वहां से कुछ करेंगे। मगर मेरे मुल्क के अंदर गाड़ियां आ जाएंगी तो जो 2700 वाला है वो 4000 सीसी चला लेगा, जिसकी मोटरसाइकिल की हैसियत है वो गाड़ी ले लेगा। और वो इंस्टेड ऑफ कि आप देखें हमारी हम कोई सेविंग करें या कैपिटल एकोमुलेशन करें, हमारे साथ ये होगा कि हमारी एक सेकेंडरी इकोनॉमी, हम इसको कहते हैं कि जो प्रोड्यूस एंड सेव मॉडल होता है, कि हमारी सेविंग ज्यादा होनी चाहिए, हम प्रोड्यूस करें, सरप्लस को एक्सपोर्ट करें और लोकल कंजम्पशन पे चलाएं, इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाएं। अच्छा, इसके बाद एक आती है टर्चरी इकोनॉमी, जो सेकेंडरी से एक स्टेज है, उसका मॉडल ही चेंज होता है। उसको हम कहते हैं बोरो एंड स्पेंड। उसमें हम अफोर्ड कर सकते हैं कि जी 5 दिन की छुट्टी, आप 5 दिन के वर्किंग डेज कर दें। ये हमारे अलल्ले तलल्ले हम नहीं कर सकते। लेकिन आपने इशफाक साहब जो इम्पोर्ट्स की आपने बात की, इम्पोर्ट्स आप देख लें 70% तक चली गई, और जिस तरीके से ऊपर चली जा रही है, अब पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जी ये FBR का अपना नुक्ता नज़र है कि कस्टम ड्यूटीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो इम्पोर्ट को कट नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही, तो नतीजतन फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट तो ख़राब होना ही होना है। लेकिन 2 चीज़ें हैं ना, आपको तो एक रेमिटेंसेज माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, वो तो दूसरा ट्रैवलिंग कर्व थी, तो उसकी वजह से $1 से $1.5 बिलियन आपका बच जाता था। तो ये चले एक अच्छी बात भी हुई, अल्लाह ताला ने कुछ किया हमारे लिए। और कुछ ये हुआ कि हमारी टूरिज्म लोकली काफ़ी बढ़ गई। इसमें तो आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न साइड पे काफ़ी टूरिज्म हुई, और अच्छी बात है क्योंकि लोग बाहर नहीं जा सके। तो जो अच्छे फैक्टर हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। मगर मसला ये है कि हमें कैलकुलेटेड मूव लेनी पड़ेगी और हमें अपनी मईशत को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा सारा, कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे हो सकता है। सही। हम अगर वेस्टर्न मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है नोज डाइव, जैसे आपने वर्ड यूज किया या आपने यूज किया, मेरा ख्याल है तो वो नोज डाइव वाला जो वर्ड है ना, वो आपको प्रैक्टिकलिटी में नजर आता जाए। ठीक है। अच्छा सर, एक जैसे अभी बात कर रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि जिस मुल्क में 3 साल के अंदर 6 फाइनेंस सेक्रेटरी आप बदल देते हैं, 5 फाइनेंस मिनिस्टर बदल देते हैं, फिर एनर्जी सेक्टर के अंदर बार-बार तब्दीली होती है, 5 के चेयरमैन बदल देते हैं। बिल्कुल। तो सर आपको लगता है कि मतलब एवरेज अगर एक अफसर को 4 से 5 या 5 से 6 महीने काम करने का मौका मिलता है, तो वो फिर क्या पॉलिसी बनाएगी? तो सर आपको लगता है ये भी एक बड़ी रीजन है? लाइटर मोड में मैं कहता हूँ
मैं हमेशा मस्ती करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि ये सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है कि एक सेमेस्टर में एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और 4 का जीपीए होता है और बोलते हैं देखो शाबाश, अगले में वो 1.5 पे इसको ले आते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, उसको बोलते हैं नाउ यू आर थ्रोन आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें थोड़ा सा तामुल से काम लेना पड़ेगा और आपको मईशत की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से हमारी मईशत जा रही है उसका ये हल हो कि हम सिर्फ पीछे बैठ के तालियां बजाते रहें और हम कहें कि नहीं जी हो जाएगा, अल्लाह कर देगा। हाँ, ये तो बिल्कुल मुल्क पाकिस्तान जो था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे है, तो अल्लाह ताला चला ही देगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी अकल दी है, उस तरह करें। और इशफाक साहब, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब 2 से 3 दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि जी महंगाई की बात हो रही हो, वो कहते हैं कि महंगाई तेज़ी से नीचे आ रही है। 1-2 वजीर और भी हैं जो वो ये साथ कह रहे हैं कि जी महंगाई तो इतनी आसानी के साथ नीचे नहीं आएगी। तो ये कंट्रडिक्शन भी हुकूमत के 2 लोगों के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर और वज़ार के दरमियान, इससे भी तो आप देखें ना, एक जिसको कहते हैं लोगों में बेताशा खौफ भी बढ़ता है और परेशानी भी होती। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है एहतशाम साहब, मगर बात पता ये है कि इनके कंट्रोल में नहीं है। देखिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये एक जो था कि 4 लाख बैरल जब ओपेक ने कहा कि जी हम एडिशनल देंगे, वो मामला थमा नहीं। 85 से तो अब इशफाक भाई आगे, अब 68 बैरल पे आ गया तेल। अब सर 68 पे नहीं, अब 74-75 फिर चला गया। लेकिन एक वो ब्रेंट और एक अमेरिकन और फिर लंदन वाला कोई फर्क है? अरेबियन लाइट, वो तो WTI और ब्रेंट अलग अलग होता है कि वो जो उधर से वेस्ट टेक्सास जो है वो अमेरिकन साइड पे जाता है और यहाँ पे ब्रेंट यूके साइड से आता है। हमारे लिए अरब लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो ओपेक की बास्केट का एक हिस्सा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी बढ़ता जा रहा है। सही। और दूसरा ये है कि आपकी जब डिवेल्यूशन मार देती है आपको, हाँ प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि शायद अब महंगाई ना बढ़े क्यों, डिवेल्यूशन मेरा ख्याल है अब शायद थम जाएगी। अच्छा। तो उसकी वजह से हो सकता है जो पुरानी एडजस्टमेंट है वो चलती रहे। उसकी वजह से देखें आपकी कैपिटल मार्केट में भी काफ़ी इम्पैक्ट आते हैं। आपने देखा होगा 2-2 हज़ार मार्केट गिरी और मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि मैं ये सुनता था हुकूमती जरायों से कि जी सट्टे वाले शेयर गिर गए। अरे सर ऐसे नहीं होता, आपको मार्केट आपकी है, 200 पॉइंट गिरे तो आप फिक्र करें, 2 रुपये डॉलर बढ़े तो आप फिक्र करें, जैसे शौकत तरीन साहब फिक्र करते हैं। उनको मेरा ख्याल है उनको अब एक्शन में आना पड़ेगा खुद, और मेरा ख्याल है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब कि मईशत को ज़्यादा संभालें। फिलहाल सर आप कह रहे हैं महंगाई कम होने के कोई चांसेस नहीं है, और अगर आलमी मार्केट में भी इस्तेहकाम आता है फिर भी पाकिस्तानी आवाम को वो रिलीफ नहीं मिलेगा। अल्लाह मेरी बात, मैं शायद गलत हूँ, मैं दुआ करूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे लगता है। लेकिन एक चीज वन लाइनर साहब, एक बड़ा काम आपको करने की बात हो तो क्या करना चाहिए हुकूमत को? जी सर क्विकली। हुकूमत को शरह सूद में कमी कर देनी चाहिए, IMF के प्रोग्राम को रिव्यू करना चाहिए और डॉलर की पैरिटी 140 रुपए पे ले आनी चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए सर। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर आपसे सवाल यही है कि महंगाई की चक्की में पहले ही आवाम पिस रही थी, अब हुकूमत फिर से मिनी बजट लाने की तैयारियों में है जिसमें ज़ाहिर आवाम पर 350 अरब का मजीद बोझ जो है वो डालने जा रही है गवर्नमेंट। तो सर आपको नहीं लगता कि आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि ये कौमी खुदकुशी होगी अगर ये बिल पास हो जाता है। तो वो जो तबका शहबाज शरीफ साहब का या उनके बडीज़ का, उनके लिए तो बात ठीक है। देखें जो मेन आ रही है, यू कैन से कि जो नए टैक्स आ रहे हैं वो 3 चीज़ों में आ रहे हैं। एक ये है कि शहरों में जो प्रॉपर्टी है उसकी इवेल्यूएशन जो है वो, या DC रेट जो है वो ठीक हो रहा है। अच्छा। पहले अगर आप देखें तो किसी भी 40 बड़े शहरों में देख लें, 50 बड़े शहरों में पाकिस्तान में देख लें कि मरले का रेट है या कनाल का रेट है, वाट एवर यू कंसीडर इट, वो अगर 10 लाख रुपए रेट है तो जो DC रेट है वो 7 लाख, अपना 3 लाख से 4 लाख है। मतलब एक बंदा 10 लाख की प्रॉपर्टी लेता है और उसका जो टैक्स जो देता है वो 3 लाख रुपए का देता है। और कराची में बिल्कुल अदरवाइज है कि 25 लाख रुपए का मरला लेता है और टैक्स 50,000 रुपए का देता है वो।
सो आप कह लें कि इसमें मेन टैक्स जो मेन गेन आएगा इसमें वो तो जो इवेल्यूएशन है प्रॉपर्टी की मुख्तलिफ शहरों में वो नियर टू द एक्चुअल की जाएगी। जब नियर टू द एक्चुअल की जाएगी तो वो एक्चुअल टैक्स होगा। मैं समझता हूँ मेन गेन वहाँ पे आना है। अच्छा। दूसरा है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम आपको पता है कि इस मुल्क में तकरीबन कोई 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अमीर हैं। यू कैन से कि बल्कि 8 करोड़ अपर मिडिल और अमीर हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भी तकरीबन 2 करोड़ हैं जो फिल्थी रिच हैं। और जो 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 लग्जरी वो एंजॉय करते हैं, जो लग्जरी मंगवाते हैं, को 200 रुपये वाला दूध वो बाहर से 3000 रुपये का मंगवा के पीते हैं, वो पानी फ्रांस से मंगवा के पीते हैं। तो लग्जरी आइटम जो भी डिसाइड हुए हैं उन आइटम पे ड्यूटी लगेगी जिन पे नहीं है। सो मैं समझता हूँ ये वो चीजें हैं जो अमीर तबकात ने अपने सर, आप इत्तला को तो ये है कि पेट्रोल की कीमत पर 17% सेल टैक्स लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों की कॉपियां, किताबें, फिर लंडे के कपड़ों पर, साइकिल पर। सर, ये तो वो आइटम्स हैं, ये तो वो चीजें हैं जो कि आम मुतवस्सत तबका इस्तेमाल करता है। और खैर, पेट्रोल की कीमत में अगर मजीद इजाफा होता है, पेट्रोल पर अगर 17% सेल टैक्स बढ़ता है, तो जाहिर है पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो उस पर फूड आइटम्स पर भी तो असर आएगा। मेरे ख्याल है इसमें पेट्रोल पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका, क्योंकि पेट्रोलियम पे आप कह लें कि गवर्नमेंट की बड़ी सोची समझी स्कीम है, कि गवर्नमेंट की बड़ी सोची वेल थॉट आउट डिसीजन है कि हम तेल पे मिनिमम टैक्स लेंगे। मिनिमम टैक्स ही लिया जा रहा है काफ़ी देर से। जब से तेल महंगा हुआ है, तकरीबन को $70 से ऊपर गया है या $65 से ऊपर गया है, तेल पे मिनिमम टैक्स लिया जा रहा है। नॉर्मली हमारी हिस्ट्री ये रही है कि हम 34% से लेकर 62% तक टैक्स लेते रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी और पिछली गवर्नमेंट्स भी। लेकिन जब से तेल महंगा हुआ, हमारी गवर्नमेंट टैक्स पिछले 6-7 महीने से जो ले रही है, इट वाज अराउंड 20%, 21%। सो अब भी आप कह लें कि टैक्स जो है वो 34% से नीचे होगा। ये नहीं है कि वो टैक्स पे बढ़ाने जा रहे हैं। साहब, एक चीज दूसरी जो लग्जरी आइटम है उन पे जरूर पड़ेगा। और कोई चीज ऐसी चीज को जो आप कह लें कि जिस पे टैक्स लगना चाहिए और ना हो, ये जिसके जरिए लोग टैक्स को अवॉइड करते हो या टैक्स एविजन होती हो, उस पर कोई ऐसी चीज हो को उसको लॉजिकल करना हो। या इसमें एक चीज चीमा साहब बताइएगा कि बाजार लगता है कि हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बाकी लोग भी माजरत के साथ लगता है कि स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। जब महंगाई की बात होती है, गुर्बत की बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो जिस तरह बात की जाती है, लगता है कि शायद ज़मीनी हक़ाइक़ के से बहुत दूर हैं आप लोग। अभी आप देख लें, गुर्बत की सतह पे रहने वाले लोगों की तादाद, अब जो लेटेस्ट फिगर आ रहे हैं वो 50%, यानी 22 करोड़ में से 11 करोड़ लोग जो है ना वो $3 पर डे पे सस्टेन कर रहे हैं। हुकूमत के दावे अपनी जगह, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं महंगाई नीचे आ रही है, कुछ वजीर कहते हैं जी महंगाई अब जो एक दफ़ा हो जाए वापस नहीं आती। आप नहीं समझते कि इसकी वजह से ज़्यादा लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है? एक नुक्ता नज़र नहीं है पीएम का भी और बाकी कैबिनेट के लोगों का भी। जी अच्छा, इसमें जी दो चीज़ें आपने बात की है। एक तो आपने की गुर्बत की शरह। गुर्बत की शरह मैं सामने निकाल के बैठा हूँ, तो आप कह लें कि आज इस पे मैं काम कर रहा था पावर्टी पे। पावर्टी पाकिस्तान में आप कह लें कि ये जो दो तरह की पावर्टी, जो $1.9 पर कैपिटा से जो कम इनकम वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान में इस वक्त 29% होते थे। इस वक्त 24.5% हुए हैं। ये फिर जो लोग आप कह लें कि एक्सट्रीम पावर्टी वाले लोग जो $1 पर डे से कम, यू कैन से वो 29 और 24 की बात कर रहा हूँ मैं। जो आप कह लें कि $2 से पर कैपिटा से कम इनकम थी 1.9 से, उनका नंबर पाकिस्तान में होता था 39.9%। 39.9% से 37.3% पे आया है। और ये आप कह लें कि मैं बात करूं 2018 की, 2017 की, 2016 की, मैं उस दौर की बात करूं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी लोग कम हुए हैं और पॉवर्टी में भी लोग कम हुए हैं। लेकिन 2018 से 19 में कम हुए, 19 से 20 में थोड़े बड़े थे, 20 के बाद 21 में दोबारा कम हुए। ये $1150। दूसरी बात आपने जो बात की महंगाई की, जी ये पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे हैं, $1150 हमारी है। बांग्लादेश की आप देख लें इस वक्त कितनी, $1900 से ज्यादा है। नहीं, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं कि जो महंगाई की डेफिनेशन है, महंगाई की डेफिनेशन दो है जी। 3 तरह के मतलब 3 डेफिनेशन हैं। एक है $1.9 से कम, दूसरे हैं $3.4 से कम, और चौथी है $5.5 से कम। वो रिच कंट्रीज के लिए। हमारे यहाँ जो महंगाई जिस पे जो डेफिनेशन है वो है, जो चीज़ों की कीमत है उस पे $1.9 से कम कितने लोग हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे टीवी पे लोग आते हैं, इवन के एंकर भी आ जाते हैं, या आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चलो फर्ज है, वो आते ही शुरू कर देते हैं जी गुर्बत से लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, सारे लोग गरीब हो गए,
होंगे। नंबर है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी था, आज के दौर में भी है। तीनों नंबर को मैं मतलब कह लें कि मेरे सामने पड़े हैं नंबर। ये 29.7% से कम होके 24.5% पे गई है, जो आप कह लें एक्सट्रीम जिसे कहते हैं Abject poverty। आप कह लें कि जो $1.9 से कम है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो जिसे एक्सट्रीम गुर्बत जो थी वो 4.7 से बढ़ के 5.4 पे हुई, दोबारा 4.5 पे आई है। फिर आपकी जो महंगाई के हवाले से बात करें, ये पॉवर्टी की बात हो रही थी, महंगाई के हवाले से बात करें तो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बार बार एक बात की है कि हम दुनिया का सस्ता मुल्क हैं। इस बात में ये फिगर भी दोनों मेरे सामने पड़ी हैं। $354 पे अफगानिस्तान जो है दुनिया का सस्ता मुल्क है, हम $370 पे सेकंड सस्ता तरीन मुल्क हैं। ये एक एनालिसिस है। दूसरा एनालिसिस ये है कि आप कह रहे न्यू अपना वर्ल्ड रिव्यू ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और दूसरा मुल्क अफगानिस्तान है, तीसरा मुल्क इंडिया है, या आप कह रहे चौथा मुल्क मिस्र है। बांग्लादेश हमसे कई आप कह लें बांग्लादेश का इन्फ्लेशन के इंडेक्स की बात कर लें, आप महंगाई की बात कर लें, बांग्लादेश हमसे कहीं महंगा मुल्क है। और दूसरी बात आपने बांग्लादेश की आमदन की बात की है। बांग्लादेश की आमदन जो है वो है $2170, हमारी इनकम है $1250। लेकिन पीपीपी में अगर हम जाते हैं तो पीपीपी में हमारा $59 की मतलब जीडीपी जो हमारा 5,900 है और इतना ही बांग्लादेश का है। ठीक है। सो आप कह लें कि थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें किसी भी सबको सामने रख के दूसरे ममालिक के साथ हम कंपैरिजन करें। कल खान साहब भी एहतशाम साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन जायज है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो दूसरे ममालिक का पाकिस्तान से कंपैरिजन कैसे? देखिए वहाँ कुछ सहूलतें भी हैं, कुछ रिलीफ भी हैं, कोई हमारी तरह तो नहीं बिल्कुल हो रहा कि जो रिलीफ दिए हुए हैं, कोई एग्जाम्पशन मिली हैं वो वापस आ रही हैं IMF के कहने पे। तो थोड़ा बहुत हमारा निचला तबका था उसको जो रिलीफ था उसमें कमी आ रही है। 12% जो है ना इन्फ्लेशन रेट जो है ना ये बहुत ज्यादा है महंगाई का, और ये बढ़ने के चांसेस भी लग रहे हैं। हालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें, 92% से जायद जो अवामी परसेप्शन है, अवामी राय है, उसमें कहा गया है कि इन 3 सालों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। देखिए इसमें सोनिया, इसमें देखें ना, एक तो एक बड़ी वाज़ेह तौर पे एक चीज़ देखी जा सकती है कि कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में हम सारी दुनिया में महंगाई हम भी उसका शिकार हुए। एक वो है कि जो हमारी अपनी गलतियां हैं, पुरानी गलतियां हैं, नई गलतियां, या जो चीमा साहब की पार्टी ने आके गलतियां दुरुस्त करनी थी वो नहीं हुई। काश परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती, वजीर लोग सियासत करने कम करते और शाम को प्राइम टाइम में बैठने के बजाय अपने दफ्तरों में बैठते तो शायद कोई रिलीफ लोगों को मिल चुका होता। चले मैं एक सवाल, मैं चीमा साहब ज़ाती तौर पे मैं बड़ा हर्ट हूँ, ज़ाती तौर पे आपका एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे याद है कि शुरू में जब प्राइम मिनिस्टर के आप स्पेशल असिस्टेंट बने एग्रीकल्चर के ऊपर तो आपने इस पर बड़ा काम किया, ठीक है। और बड़े फिगर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5,000 से 10,000 अरब तक का आपने इसको ज़राअत के हुजम को लेके जाना था। एक सियासत के चक्कर में आपको भेजा गया या कुछ भी हो, आप वहाँ गए, इलेक्शन भी नहीं लड़ पाए, छोड़ के भी आ गया, प्राइम मिनिस्टर की ये स्पेशल असिस्टेंट से भी आप ख़त्म हो गए। मेरा सवाल ये कि जो शुरू में आपने इतना अच्छा काम किया था वो तो अब किधर जाएगा? उसको तो पूछने वाला कोई नहीं है, लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा बेहतर नहीं था कि आप प्राइम मिनिस्टर को कहते जी मुझे जिस काम पे लगाया मुझे वही करने दें, सियासत में ना लेके जाएं। बेगम साहब माशाल्लाह आपकी बड़ी तकड़ी हैं, वही भारी हैं बहुत लोगों पे। देखें बेसिकली आप कह लें कि मैं अगर सियासत में हूं तो मैं इमरान खान की वजह से, मैं सिंपल से आपको बात बताऊं, अदरवाइज मैं प्रोफेसर हूं, अदरवाइज मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अब क्रिएशन का काम करता हूं। तो मैं सियासत में अगर हूं तो मैं इमरान खान की वजह से हूं। तो इमरान खान मुझे जहां लगाएंगे, जैसे रखेंगे, मैंने वही करना है। सिंपल सी बात है, मेरी आज भी जवाब यही है, मेरा कल भी जवाब यही है। जो रोल मुझे देंगे, आजकल उन्होंने मैं उनका तर्जमान हूँ, मैं आप कह लें कि मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। ये मेरा काम है, ये जब तक मुझसे ये लेंगे, जब मुझसे वजारत का काम लेंगे वो लेंगे, मैंने वो काम करना है। सिंपल सी बात है, मैं उनकी वजह से सियासत में हूँ, अगर वो ना होते तो शायद मैं सियासत में ना होता। सिंपल सी बात है। कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है चीमा साहब, या उनकी जो भी ख्वाहिश होगी मैंने वही करना चाहिए। कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है, ये आपकी हुकूमत में नहीं है। जिस तरीके से आए दिन लोग बदल दिए जाते हैं, FBR के 5 चेयरमैन, आप पंजाब में आप देख लें जिस तरह थोक के हिसाब से तब्दीलियाँ, 6 चीफ मिनिस्टर बदले गए, अपना चीफ सेक्रेटरी, 5 IG, इस तरह बेशुमार 3 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले गए। तो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि एक आदमी को टिक के बैठने का मौका नहीं मिलता। बाय द टाइम वो कोई सोल्यूशन तैयार करने के काबिल होता है, उसको कोई असाइनमेंट दे दी जाती है, तो प्रोसेस में तो फिर नुकसान है, आपका ही नुकसान है। बिल्कुल।
मेरा ख्याल है आपकी ख्वाहिश को वज़ीर-ए-आज़म भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जैसे प्रोफेशनल जो है वो अपना काम अच्छा कर सकते हैं तो उनको टेक्नोक्रेट के तौर पे लेना चाहिए। आप सियासत को छोड़ें, आप कहें मैं ये काम बेहतर कर सकता हूँ। जी जी जी, मैं आपकी ख्वाहिश वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुँचा रहा हूँ। चलें, इसी बात पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशआमदीद। एहतशाम साहब, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसा ज़राई मुल्क जो गंदम, चावल, कपास, फलों से खुश्क मेवा जात तक हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको भी जोड़ा जाता है आलमी सतह पर होने वाली महंगाई से। तो सर, आपको क्या लगता है ये नाकिस मनसूबाबंदी, और हमेशा आप बात करते हो ये डंग टपाओ काम है, ये नाकिस मनसूबाबंदी का ही नतीजा है? देखिए, ये हमेशा से ये पीटीआई की हुकूमत नहीं कर रही है। हमेशा से हर हुकूमत ने ये किया कि अपना वक्त गुजार के चले जाएं, कर्जे लेने पड़े, कुछ भी करना पड़े, बाद की हुकूमत भुगतेगी। यही वजह कि आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 में आई थी, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ साहब के ज़माने के कर्जे वापस करने के लिए हमने IMF से कर्जा लिया। फिर उसके बाद आप देख लें पीपल्स 2018 से पहले 2018 में जब आई इनकी हुकूमत आई, उस वक्त भी आपने सूरत हाल यही थी। अब PMLN की भी, अब PTI भी यही कह रही है। ठीक है, PTI ने $10 बिलियन वापस भी किए हैं, लेकिन साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी तकरीबन 20,000 अरब रुपया कर्जा भी इन्होंने लिया, ऑल टाइम हाई दुनिया में किसने लिया। तो तीन चीज़ें चीमा साहब मेरे दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि स्पोक्समैन भी हैं, सियासी तौर पे भी आप खासे आपने वहाँ पे इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन खूब गहमा गहमी पैदा रही वहाँ पे। हाँ। अभी लोग बात कर रहे हैं, कोई लंदन प्लान की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं जी यहाँ से लोग जा रहे हैं नवाज शरीफ के पास, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। अदम एतमाद की बात भी हो रही है, इन हाउस चेंज की भी बात लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कुछ भी नहीं इनमें, लेकिन यह है कि सवाल तो ये ना कि आपको तो सियासी तौर पे एंगेज रखा हुआ है ओपोजिशन ने, और आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो जिसकी वजह से आपने इलेक्शन लड़ना है 2023 का, उससे लोग कहते हैं आप दूर हो रहे हैं। जी देखें, इसमें आप कह लें जो सियासत में खबर में रहना ज़रूरी है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात करें तो मुस्लिम वो खबर में रहते हैं। वो खबर कह लें कि बात हो गई है, डील हो गई है, अब मिन्नतें कर रहे हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही है, मियाँ साहब मान नहीं रहे, अब शहबाज शरीफ आ गए हैं, इख्तियारात उनके पास आ गए हैं, बाहर रह के भी अंदर हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बात चलती रहती है। डील हो गई है और चीज़ें तय हो गई हैं। ये एक ही वक्त में मतलब दो तबके हैं, एक कह रहा होता है कि डील हो गई है अब हम आ गए, दूसरा कहता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके करीब नहीं जाना चाहते, ये गैर जमहूरी रवैया है वगैरह वगैरह। सो मैं समझता हूँ कि ये शाम के टॉक शो के लिए टॉपिक मिल जाता है एक। अदरवाइज यू कैन से कि इसमें जो देखें नवाज शरीफ साहब या मरीम साहिबा जो कुछ कर रही हैं, किसी भी रियासत के लिए इस तरह के लोग काबिल कबूल नहीं हैं जो रियासत को ब्लैकमेल करें, रियासत के अदारों को ब्लैकमेल करें, अपनी अदालतों को ब्लैकमेल करें और ऐसा कानून मांगें जो उनको ना पार्लियामेंट दे सकती है कि आपके लिए अलहदा कानून बनाया जाए, ना आपको अदालत दे सकती है, ना आपको अदारे इतना ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं। हाँ, मार्शल लॉ तो हो तो फिर मुशर्रफ जैसा को बंदा दे सकता है। अगर मार्शल लॉ ना हो तो सारी फौज मिलके, सारी अदालतें मिलके, सारी पार्लियामेंट मिलके भी आपको ये कानून या ये पैकेज नहीं दे सकती कि आपने जुर्म भी किया हो, आपके पैसे भी आपके अकाउंट से निकल आए, आप मान भी जाएं और फिर भी आपको छोड़ दिया जाए। कोई इतना बड़ा पैकेज दे नहीं सकता। साहब लोग कहते हैं साबित भी तो कुछ नहीं हो रहा ना, काबिल कबूल नहीं है। वो करप्शन कहते हैं इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बदनुमानी का वो साम जो है निकल गया सब कुछ। लेकिन आप देखने सियासी आदमी कोई भी आज तक आप कन्विक्ट हुआ, कोई भी नहीं हुआ। अब देख लें लोग यही कह रहे हैं, फिर नैब पे भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। तो लोग कहते हैं आपकी एनर्जीज करप्शन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा लगी, लेकिन करप्शन जो है ना बकौल प्राइम मिनिस्टर के बढ़ गई है, मानते हैं वो। इसमें श्याम साहब देखें, इसमें हमने एक दिन भी अपना रास्ता खोटा नहीं किया, हमने कभी अपना रास्ता खोटा नहीं किया। आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लीडरशिप में क्या क्या अनोखे काम हुए हैं। 1968 के बाद पहली बार यहाँ पे डैम्स में आप कह रहे हैं पानी स्टोर करने की बात हुई। यहाँ पे पहली बार 1.5 अरब दरख्त लगा जो पूरे पाकिस्तान की तारीख में 66 करोड़ लगा। यहाँ पे आप कह लें बल्दियाती निज़ाम की बात कर लें या हेल्थ कार्ड की बात कर लें, किसान कार्ड की बात कर लें, ज़राअत के हवाले से बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से
बात करें, 2011 के बाद टेक्सटाइल की रिवाइवल की बात करें, हाउसिंग सेक्टर की रिवाइवल की बात करें, एक एक चीज़ शायद हम उस लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लेकिन हमने काम किया। और कोरोना में जो जितनी बड़ी परफॉर्मेंस इस गवर्नमेंट ने दी है, इसका तो कोई बंदा तो नहीं कर रहा था कि ये दुनिया की छठी बड़ी परफॉर्मेंस ये इकोनॉमी अवाम बहुत तंग है, लेकिन बेहतर कोरोना दुनिया में, पूरी दुनिया में बेहतर अपोजिशन तो चीमा साहब ये कह रही है कि हमारे लगाए मंसूबे जो है उन पे तख्तियां आप लगा रहे हैं। देखें, ये भी एक नया काम हमने किया है कि हमने मंसूबों की कंटिन्यूटी की है। अगर किसी मंसूबे पे इस कौम का, स्टेट का पैसा लगा हुआ है, उसको छोड़ के हम पॉपुलर डिसीजन करते फिरें। देखें, मैं एक वाक्य का मैं चश्मदीद गवाह हूं। यहाँ पे मियाँ मीर में एक अस्पताल बना 200 बेड का, 200 बेड का अस्पताल बना। वो पिछली गवर्नमेंट परवेज अली के दौर में अलीम खान ने बनवाया। नवाज शरीफ साहब के 5 साल गुजर गए, वो अस्पताल चलने नहीं दिया। हमारी गवर्नमेंट आई तो फिर चला। वजह उसकी ये थी कि बनवाया किसी और ने है। 200 बेड का अस्पताल तकरीबन 8 साल हाली पड़ा रहा। हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। पैसे स्टेट के हैं, ना इमरान खान के हैं, ना नवाज शरीफ के हैं, ना जरदारी के हैं। पैसे स्टेट के हैं, स्टेट के पैसे लगे हुए अगर किसी पे लग गए हैं, हमने वो सारे मंसूबे चलाए हैं। और दूसरी बात कि जिस दौर में भी कोई मंसूबा चलेगा, उसी दौर पे तख्ती लगेगी। हम जो मंसूबे बना रहे हैं, देखें हमारे दौर में जो डैम बन रहे हैं, ये डैम कब कंप्लीट होने हैं, हमारे दौर में जो मोटरवेज बन रही है कब कंप्लीट होनी है, जो बंदा इस्ता करेगा अपनी फट्टी लगा दे। आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब प्रोग्राम मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।